गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रीलिम्स अमृत PYQ बूस्टर डोज का थर्ड पार्ट करेंगे। टू पार्ट हम लोग का, दो पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे। एंड इन दिस आई विल शेयर यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स बाय विच यू कैन सोल्व डिफ़िकल्ट एज वेल एज सिंपलर क्वेश्चन विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने ये सब पूरा ढंग से फॉलो किया then you can easily crack any prelims. I say any prelims without any difficulty, and that also with limited information. We all have lots of information, right? But the application part are missing in the real examination. ठीक है, तो वही application part हम लोग को कैसे लाना है real examination में with confidence, वही हम लोग सीखना है। ठीक है ना। बाकी आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन है ना, आप अभी लगा के देखो, आप ये सब क्वेश्चन आराम से कर सकोगे। ठीक है ना। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा रिवीजन का ज़रूरत होता है। तो हम लोग प्रीलिम्स के पहले इतना पढ़ते हैं कि रिवाइज ओनली टू थिंग्स आर मिसिंग इन प्रीलिम्स। वन इज़ कॉन्फिडेंस एंड सेकेंड इज़ कॉमन सेंस। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मेरा 117 आया। ठीक है ना। इस बार 117 मार्क्स 2025 का प्रीलिम्स में आ रहा है। फिर भी मैं वहाँ पे ऐसी ऐसी गलतियाँ किया हूँ कि अभी जब देखता हूँ तो मुझे लगता है ये सब गलत कर दिया था मैं पेपर में। ठीक है ना। ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है ना। एंड ये सब के लिए आपको क्या करना है, यही सब जो टिप्स बता रहा हूँ ना कि वहाँ पे क्या गलतियाँ हो सकती थी, व्हाट मिस्टेक्स कैन यू मेक इन द रियल एग्जामिनेशन, तो उसी को आपको अवॉइड करना है। ठीक है ना। तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। पहला, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है ना। हाउ मेनी ऑफ मेंबर्स ऑफ नाटो। ठीक है। नाटो का अभी कितना हम लोग के पास मेंबर, 32। ठीक है ना। 32 मेंबर्स है नाटो के। लेकिन हम लोग को ये नहीं पूरा जानना है। पूरा जानने से मतलब ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 1 2 3 4 5 6 अगर 6 रहेगा और मुझे कुछ नहीं पता तो मैंने कितना बताया था, 4 टिक कर दो भाई, 4 आपका आंसर हो जाएगा। मैं ये देखो, अब इतना कैसे याद रखो कौन सा मेंबर है कौन सा नहीं मेंबर है, नहीं पॉसिबल है याद रखना। ठीक है ना। तो मैंने ऐसे करके इसको 4 लगा दिया था। अगर ऐसे 6 रहेगा, 6 में से 4 मैंने बताया था, 5 रहेगा तो उसमें 3 लगा दो। अगर याद नहीं है तो, कब याद नहीं है, पूरा का पूरा आपको चीज़ें याद नहीं है तब ऐसे करना है। 4 रहे तो 2 लगा दो, और मैंने बताया 6 में से 4 लगा दो। ठीक है ना। इसमें से लगभग हम लोग का सही होता है, हमेशा सही नहीं होगा लेकिन लगभग सही हो जाएगा। ठीक है ना। इसका 4 लगा देते। और ये मैंने पूरा पूरा आपको लिस्ट दे दिया, देख लेना कौन कौन से मेंबर है। ठीक है। अब आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, बोलीविया, ब्राज़ील। ये देखो, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम लोग, यही होता है डिस्कशन का फ़ायदा। एग्जामिनेशन के जस्ट एक दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेम क्वेश्चन कि देख लो माउंटेन रेंजेज, आपका रॉकीज माउंटेन कहाँ है, एंडीज़ कहाँ है। तो ये सब हम लोग ने जस्ट एक दिन पहले देखा था और क्वेश्चन आ गया था। तो ये तो ईजी था मेरे लिए क्योंकि पढ़ा हुआ था जस्ट एक दिन पहले। तो ये देखो, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिले, ये सबसे ये जा रहा है। ठीक है ना। अर्जेंटीना को भी टच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, बोलीविया है, ये 4 है। पैराग्वे को नहीं टच कर रहा है। ठीक है ना। ये देख रहे हो, पैराग्वे को नहीं टच कर रहा है, तो पैराग्वे को नहीं करना है, ब्राज़ील को भी नहीं करना है, ब्राज़ील को भी नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो ओनली 4। इसमें भी देख रहे हो ये काम कर रहा है नया ट्रिक कि 6 में से 4, 6 में से 4। इसमें भी देख रहे हो 6 में से 4, ये काम करता है। ठीक है ना। ये ट्रिक काम करेगा, लेकिन गलतियाँ भी होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ, अगर 10 में से ऐसा रहेगा तो उसमें से 6-7 सही ही हो जाएंगे आपके, तो वो ज़्यादा बेटर है ना। अब आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। लेक तंगानाइका, लेक टोनल सेप, ठीक है ना, एंड लेक पेटोज लेगून। ठीक है ना। ये सब हम लोग को देखना है कि लेक, ये बहुत ही मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हो 2025 का, क्योंकि इसमें जिसने भी अगर तुक्का लगाया वो गलत ही होगा। इसका आंसर है नन। अब मैंने ये दिखा दिया आपको। ठीक है ना, कैसे ये आपका जा रहा है और आपका कहाँ पे, यहाँ पे है आपका तंगानाइका, या मैंने दिखाया
ये नीचे है थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे है, ठीक है ना, तंगानिका नीचे है। फिर आपका ये यहाँ पे है, देखो ब्राज़ील का ये पैटोज लेगून यहाँ पे है ये, लेकिन ब्राज़ील का आप ऊपर देख रहे हो कहाँ से पास करता है, यहाँ से पास करता है लगभग, तो ये भी नहीं है। और तीसरा आपका है टोनलेस सैप, ये यहाँ पे है लेकिन नीचे से पास कर रहा है, देख रहे हो यहाँ से पास कर रहा है आपका इक्वेटर, तो इक्वेटर तो पास यहाँ से कर नहीं रहा है, तो ये होगा ही नहीं, तो ठीक है ना, इक्वेटर और नीचे से पास करता है एक्चुअली यहाँ से, ठीक है ना, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसका नन आंसर है, ठीक है। अब आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था क्योंकि टर्मरिक से रिलेटेड बहुत सारा न्यूज आ रहा था, तो ये एक तरीके से इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने गलती किया था एग्जामिनेशन हॉल में, ये मैंने गलत किया था। क्यों? ये वाला स्टेटमेंट से क्या बोला, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो मुझे पता था, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं पता था मुझे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, आपको एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ कि इन यूपीएससी में अगर आधा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो आधा स्टेटमेंट भी करेक्ट ही होगा, पूरा पूरा ये करेक्ट ही होगा, ये देख लेना। ये लगभग ये दूसरे एग्जामिनेशन में काम नहीं करता, बट इन यूपीएससी इट हैज़ बीन सीन दैट इफ हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट देन होल स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें आप दिमाग मत लगाना कि अगर आधा भी आपको आता है ना तो पूरा कोई सही कर देना। तो ये सही हो गया क्योंकि एक्सपोर्टर है, इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। दूसरा, मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, बिल्कुल सही है भाई, मोर देन 30 ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब बिल्कुल सही है, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी दिखा दिया कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, ठीक है ना। और उसी के साथ मैंने और भी बहुत कुछ दिखा दिया कि ऑयल सीड के लिए कौन सा टॉप स्टेट है, कॉटन के लिए, ये सब मैंने दिखा दिया, देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना। जिसका आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। अब आ जाते हैं 25। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फेनोमेना ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट को कौन दिया था? ये बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका अल्फ्रेड वेजनर ने दिया था 1912 में, ठीक है ना। ये मैंने दिखा दिया। तो उन्होंने बोला था कि कुछ इस टाइप से पहले था अर्थ, कुछ इस टाइप से अर्थ था पहले, उसके बाद कुछ फोर्सेस काम किए उस पर, जिसका नाम उन्होंने दिया पोलर फ्लीइंग फोर्सेस, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानते हो, जैसे कि आपने ये रोटेट कर रहा है कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये रोटेट कर रहा है, तो बाहर की तरफ जो फोर्स इस पर लग रहा है ना, बाहर की तरफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उन्होंने बोला कि अर्थ इज रोटेटिंग, तो अर्थ अगर रोटेट कर रहा है तो इसको बाहर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा है ना, दिस इज कॉल्ड पोलर फ्लीइंग फोर्सेस, इसको इन्होंने नाम दिया था। और इसकी वजह से इनका कहना था कि ये जो जितने भी यहाँ पे जो पैंजिया है, इसको मेन इन्होंने पैंजिया इसको दिया था नाम, जिस विच वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, लॉरेसिया एंड गोंडवाना। तो इट वॉज डिवाइडेड ड्यू टू द पोलर फ्लीइंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अकॉर्डिंग टू हिम। बाद में गलत हो गया था। और दूसरा इन्होंने रीजन दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज टाइडल फोर्स, ये भी गलत हो गया था। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हो, मून अर्थ का मून एंड सन का, सन तो बहुत दूर आता है, मून तो बहुत छोटा है, इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता कि आप पूरा कंटिनेंट को ही ड्रिफ्ट कर दो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अब तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आ गया है, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गया है, जिसके वजह से पता चल गया कि अंदर से जो मैग्मा निकलता है वही कन्वेक्शन करंट निकलता है, वही आपका कंटिनेंट को सेपरेट करता है, ठीक है ना। तो अब अलग आ गया है पूरा थ्योरी। तो इसका आंसर क्या है? पहला इन्होंने क्या बोला, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स। हाँ देखो, एंशिएंट रॉक्स है ना, यहाँ का बेल्ट यहाँ का लगभग सेम आएगा, ठीक है ना। एंशिएंट मैचेज दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, बिल्कुल सही है। द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ गयाना, हाँ गयाना कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है ना, लगभग। तो वहाँ से व्हेन द 2 कॉन्टिनेंट्स ले असाइड, बिल्कुल सही है। तीसरा है द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स, गोंडवाना कहाँ है? इंडिया का यहाँ पे है, ठीक है ना। डिफरेंट लैंडमार्क्स ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही है। यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका है ना, तो उससे लैंडमार्क्स वो शेयर करता है। इसका आंसर हो जाएगा सभी सी, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना।
अब आ जाते हैं 26 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये पढ़ लेना, ठीक है ना, मैंने लिख दिया, अच्छा से पढ़ लेना। कंसिडर द फॉलोइंग, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमोसफेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया दैन इन इक्वेटोरियल। ये एक्चुअली डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, डायरेक्ट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी में उन्होंने दे रखा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का उठा के इन्होंने डाल दिया है, ठीक है ना। तो इसका रीज़न है, तो ये मेरा सही हुआ था। तो इसका रीज़न क्या है, द अमाउंट डस्ट पार्टिकल इन द एटमोसफेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल। इसका रीज़न क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे एरिड क्लाइमेट होता है, फिर क्लियर स्काइज होता है, क्योंकि आपको पता है हेडली सेल होता है, हेडली सेल होता है, फेरल सेल होता है। तो यहाँ इक्वेटर के पास तो ऊपर एयर जाता है, लेकिन जाके सब ट्रॉपिकल जो एरिया होता है वहाँ पे जाके ये डिसेंड करता है, जहाँ से ये यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। ड्यू टू हाई प्रेशर द एयर इज ट्रैप्ड as and the climate is dry, then the one minute, two things happen, one is descendance of air, descendance कर रहा है, and second the dust particles and it gets trap हो जाता है ना। ऊपर से देखो क्या आ रहा है, हाई प्रेशर, और नीचे से डस्ट पार्टिकल उड़ रहा है, उसको जाने के लिए कोई जगह नहीं, ट्रैप हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होता है। दूसरा रीजन ये बोल सकते हो, डेजर्ट एरिया जो होता है वहाँ पे, फिर लेस वेजिटेशन भी होता है उस एरिया में, फिर कवर नहीं होता है ज़्यादा, इसकी वजह से इरोजन भी होता है। ये सब की वजह से वहाँ पे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होता है, ठीक है ना, डस्ट पार्टिकल वहाँ पे ज़्यादा होता है। फिर दूसरा क्या है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई। ये तो गलत है ना, डायरेक्ट उल्टा हो गया ये तो, जो मैं आपको अभी सिखाया था कि वहाँ पे ज़्यादा डेजर्ट होता है, ड्राई विंड ज़्यादा होता है। तो ये तो दूसरा, देखो ऐसा जब भी स्टेटमेंट आएगा ना 1 और 2, अगर ऐसा जब भी आएगा तो देखना दोनों में से कोई गलत है क्या। अगर दोनों में से कोई भी गलत होगा ना तो आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा भाई, क्योंकि ये दोनों तो हो नहीं सकता, ये दोनों हो नहीं सकता, इन दोनों में से एक ही होगा, आपका ईजी हो जाएगा लाइफ। तो इसलिए सबसे पहले जब भी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें देखना कि सबसे पहले कोई गलत तो नहीं है। इफ़ एनी ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग देन योर लाइफ इज ईजी, योर लाइफ बिकम्स ईजी, ठीक है ना। तो आप इसमें से क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो देख लो आंसर सी हो जाएगा, डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं। फिर 27, ये भी PYQ है, लास्ट ईयर ही 2024 में पूछा था, बहुत ईजी क्वेश्चन। इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बेंड्स इक्वेटर वर्ड while crossing the land masses and poleward while crossing the oceans। देखो ये अगर आप मान लो तो एक लाइन है, यहाँ पे आप 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊपर जैसे जैसे जाओगे 1 डिग्री 2 डिग्री ये आएगा, वैसे नीचे आओगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री नीचे आएगा, ठीक है ना। आप पढ़े हो ना ये वाला एक्स सिस्टम एंड वाई सिस्टम, तो ये 0 होता है 1 2 3, वैसे यहाँ पे मैंने टेम्परेचर का बना दिया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि लैंड मास अगर आइसोथर्म इन द आइसोथर्म बेंड इक्वेटर वार, ये इक्वेटर है 0 डिग्री मान लो उसको इक्वेटर, वाइल क्रॉसिंग द लैंड मास। अब देखो ये मेरा लैंड मास है, तो आपको पता है लैंड मास में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है ड्यू टू लेस स्पेसिफिक हीट ऑफ द लैंड जितना जल्दी हीटेड होता है उतनी जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। तो ये ठंडा हो जाएगा, तो आप खुद सोचो टेम्परेचर यहाँ डाउन होगा ना, टेम्परेचर का कर्व क्या होगा, नीचे जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जा रहा है। फिर ये जैसे ओशन है, ये ओशन है, ये लैंड है, ठीक है ना। तो जैसे ओशियन में आएगा फिर से टेम्परेचर राइज करने लग जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। अब ये किधर जा रहा था, इसका डायरेक्शन किस साइड में है, देखो जैसे ही लैंड मास पे गया तो इक्वेटर की तरफ आने लग गया, और जैसे ही मैं ओशन की तरफ गया तो पोलवार्ड होने लग गया, ठीक है ना। ये तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर, ऑफकोर्स वार्मर रहेगा तभी ना, यहाँ का टेम्परेचर आपका स्पेसिफिक हीट के कारण ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो उसके ऊपर जो एयर फ्लो करेगा उसका फिर टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा ना। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। अब आ जाओ 28, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स चॉक इज नोन एज, चॉक क्या होता है बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। इज वेयर एज क्ले इज नोन एज क्वाइट एज
एन इम्परमिएबल और लिस्ट परमिएबल रॉक। ये मेरा गलत हो गया था, बताता हूँ क्यों। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन मैंने ज़्यादा दिमाग लगाने की वजह से गलत किया था, ठीक है ना। अब देखो ये इन्होंने दे दिया इम्परमिएबल, मतलब ये बोल रहा है कि चौक जो होता है, ये क्ले जो होता है, क्ले ये बोल रहे हैं क्ले इज लीस्ट परमिएबल, ठीक है ना, लीस्ट परमिएबल। मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि हो ही नहीं सकता परमिएबल। परमिएबल का मतलब विच कैन बी पेनिट्रेटेड, मीन्स ये जैसे रॉक है ना, इसके अंदर जा सकता है कुछ पानी, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं परमिएबल। तो ये बोला लिस्ट परमिएबल, मतलब परमिएबल अभी भी थोड़ा बहुत है, ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल भी परमिएबल नहीं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, चौक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब, ये तो जानते ही, ये तो बच्चा से देख रहे हो कि चौक रख दो उसके ऊपर पानी डालो तो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, अभी अभी मैंने बताया, जब इन्होंने बोल रखा है कि लिस्ट परमिएबल मतलब थोड़ा बहुत परमिएबल है, तो मतलब पोरस थोड़ा बहुत तो है ही, तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे गलत हो गया। जैसे ये गलत हो गया तो आप देख लो क्या है, 3 को बस गलत करना है मुझे, 3 को गलत करना है, तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, मतलब इन दोनों में से एक गलत है, 2 and 3 में से एक गलत है, दिस सीधा आंसर, खत्म कहानी, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस दोनों में से। ये तो हमेशा सही है क्योंकि इसके बारे में इन्होंने स्टेटमेंट 1 के बारे में ये नहीं बोला है कहीं पे भी गलत है सही है, तो इसको तो सही मानना है, इन दोनों को देखना था, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाओ 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द, ये ग्रीन हाउस इम्पैक्ट बोल सकते हो, कि जब हमारा जो ये देख रहे हो, मैंने डायग्राम भी यहाँ पे डाल रखा है, जो अर्थ है ना, अर्थ पे डायरेक्ट लेस वेवलेंथ का जो रेज होता है वो डायरेक्ट आ जाता है, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता आने में ड्यू टू एटमॉस्फेयर, लेकिन जब वो जाने लगता है ना तो उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है, ठीक है ना, वेवलेंथ बढ़ जाता है, इट गेट्स ट्रैप्ड बाय आवर एटमॉस्फेयर, और उसी को हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं, एंड इट गेट्स ट्रैप्ड बाय गैसेस लाइक CO2। फिर और ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा है, SOx कुछ भी है, फिर आपका और भी है, NOx भी है, ये सब भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है ना, ये सब ट्रैप कर देते हैं उसको, ठीक है। तो आपको पता है कि ये हीट ट्रैप्ड हो जाता है, मेंटेनेंस, ये दूसरा वाला तो सही है, एटमॉस्फेयर से गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकुलर, ये भी सही है। अब पहला में लोगों को डाउट आ रहा था, ये मेरा सही था कि ये मैं NCERT में पढ़ा हुआ था कि ये ठंडा हो जाएगा, लगभग -18 डिग्री हो जाएगा, अगर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अगर ये -18 डिग्री सेल्सियस और -80 डिग्री फ़ारेनहाइट, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली, बट ये इतना हो जाएगा अगर आपका एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो ये भी स्टेटमेंट सही है, डायरेक्ट उठाया था इस साइड से, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये C, ठीक है ना। अब 30 लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। देखो ये डायरेक्ट PIB से उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखो जब भी वो लोग देना कोई आपका स्कीम, तो हमेशा याद रखना, दे ऑलवेज ट्राई टू शो गवर्नमेंट इन पॉजिटिव लाइट, हमेशा याद रखना, वो गवर्नमेंट को चाहते हैं कि वो पॉजिटिव लाइट में दिखाएं, चाहे मिशन का कभी भी नेगेटिविटी वहाँ पे वो नहीं दिखाया जाएगा। तो अगर कहीं पे नेगेटिव लिखा रहेगा ना, उसको पहले क्रॉस कर दो, यहाँ पे तो कहीं पे नेगेटिव बात नहीं लिखा हुआ है इस मिशन के बारे में। देखो, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। ऑफ कोर्स, मतलब कॉमन सेंस लगाओ ना कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ये 4-5 चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, वो देख लेना। और ये ऑफ कोर्स ये तो लग रहा है कि हाँ इंडिजिनस का प्रोडक्टिविटी कम है तो उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो ये तो पहला ऐसे दिख रहा है। इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रोमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन ए साइंटिफिक एंड होलिस्टिक। ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे दिया है तो ये भी सही है, तो दोनों कहीं भी नेगेटिव वर्ड आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना।
आज के लिए इतने ही। कल हम लोग दोबारा आएंगे सीरीज़ में, अमृत सीरीज लेकर। अमृत सीरीज देखो, अगर आपने कर लिया ना तो आई कैन गारंटी यू कि आपको प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। दिस इज़ माई गारंटी। अगर आप इसको गारंटी की तरह अगर आप करना शुरू करोगे, डेली 10 क्वेश्चन करना शुरू करोगे, जो मैंने टिप्स बता रहा हूँ ये पूरा ऐसे ही करके आओगे अगर प्रीलिम्स में, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, यू विल एक्सेल इन प्रीलिम्स। आप सिर्फ कट ऑफ नहीं क्लियर करोगे, कम से कम 20 नंबर आपका कट ऑफ से ऊपर रहेगा। क्योंकि मैंने भी यही किया ना, मैं तो इतना भी नहीं पढ़ता था जितना मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, फिर भी मेरा 25 नंबर कट ऑफ से लगभग ऊपर रहता था, ठीक है ना। तो बस, लेकिन इसके लिए आपको बस इतनी करना है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ, फ्री इनिशिएटिव है। कम से कम 10 से 15 साल का PYQ ऐसे करवा दूंगा, फ्री इनिशिएटिव है भाई। तो सबको सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, शेयर करवाओ। थैंक यू।